हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू बायो फाउंड्री विद प्रज्ञा। और आज हमारे बायो बेसिक सीरीज का ये रहा एपिसोड नंबर 4। आज हम बायोलॉजी का एक ऐसा टॉपिक कवर करेंगे जो देखने में तो बेसिक लगता है, पर एक्चुअली वो एक बहुत बड़ा और इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारे सेल का। वो एक सिक्योरिटी गार्ड की तरह है। उसे हम गेट कीपर भी कह सकते हैं। यस, द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, द स्मार्ट बैरियर ऑफ लाइफ। आज की ये जो वीडियो है ना, वो क्लास 6 से लेकर पीजी लेवल तक के सभी स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल रहने वाली है। चाहे आप एक बिगिनर हैं, चाहे आप एडवांस लेवल की स्टडीज कर रहे हैं, बेसिक और फाउंडेशनल नॉलेज होना बहुत जरूरी है। एंड बायो बेसिक सीरीज का एम ही तो यही है कि हम आपके बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करें। हमने 7 रूल्स ऑफ लाइफ पढ़ लिए हैं। हमने प्रोकारियोटिक एंड यूकारियोटिक सेल्स के बारे में भी पढ़ा है। प्लस हमने प्रोकारियोटिक सेल्स के फीचर्स पढ़े हैं, और यूकारियोटिक सेल में एनिमल सेल और प्लांट सेल के बीच जो डिफरेंसेस हैं उनको भी स्टडी किया है। अब हम सेल के अंदर एंटर करने वाले हैं, और सबसे पहला जो पार्ट हम पढ़ेंगे वो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सो लेट्स डाइव इन। देखिए, कोई चीज हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है, कैसे इंपॉर्टेंट है, इन सारी चीजों को जानने के लिए जो पहला पार्ट होता है ना, वो होता है उसका ओवरव्यू लेना, या तो कह लीजिए उसके बारे में एक ऊपरी तौर पर जानकारी लेना। कि हाँ, ओवरव्यू ले लेते हैं कि हाँ, जैसे आप कहीं घूमने जाते हैं तो आप क्या करते हो, उस जगह के बारे में जानते हैं ना। गूगल पे डेफिनेटली सर्च करते होंगे कि कैसी जगह है, कैसा वेदर है, क्या नहीं है। तो हम एक छोटा सा ओवरव्यू लेंगे, ओके। तो what is the very first thing? The very first thing is the plasma membrane overview. सबसे पहली बात, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को, उसके आर्किटेक्चर को समझने से पहले कुछ एक आधी इंपॉर्टेंट और बहुत फंडामेंटल बातें हैं जो हमें सीखनी चाहिए। पहली होगी सेलेक्टिव परमिएबिलिटी। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन भला इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? इंपॉर्टेंट है उसकी सेलेक्टिव परमिएबिलिटी की वजह से। सेलेक्टिव परमिएबिलिटी मतलब परमिएबिलिटी इन द सेंस परमिशन। ठीक है, वो कुछ चीजों को अंदर आने की परमिशन देता है। कौन देता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और सेलेक्टिव यानी कि कुछ सेलेक्टेड चीजों के लिए ही। इट अलाउज ओनली स्पेसिफिक मॉलिक्यूल्स टू पास थ्रू व्हाइल ब्लॉकिंग अदर्स। प्लाज्मा मेम्ब्रेन बहुत वेल अवेयर है। उसकी अवेयरनेस इस लेवल पर है कि उसे पता है कि एग्जैक्टली मुझे किसे इन करना है और किसे आउट, जो अनलाइकली हम ह्यूमंस नहीं होते हैं, राइट। एंड दैट्स व्हाई आवर लाइफ बिकम्स सो कॉम्प्लेक्स। बट प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऐसा नहीं है। उसे पता है कि उसे एग्जैक्टली किन्हें अंदर आने देना है, किनके साथ उसे दोस्ती निभानी है और नहीं निभानी है, राइट। तो इसमें सेलेक्टिव परमिएबिलिटी होती है। नेक्स्ट आ जाता है होमियोस्टेसिस। अब होमियोस्टेसिस क्या है? इट मेंटेन्स अ कांस्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट रिगार्डलेस ऑफ एक्सटर्नल चेंजेस। देखिए, हर एनवायरनमेंट के अपने कुछ पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स तो होते हैं। अब इन पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स को समझने के लिए एक चीज मैं आपको बता दूं कि एक कांस्टेंट उनमें बैरियर मेंटेन होना बहुत जरूरी है। देखिए, आपका जो इंटरनल एनवायरनमेंट है वो कुछ और तरह का होगा, और जो आपका एक्सटर्नल एनवायरनमेंट होगा वो कुछ और तरह का होगा। अब एक्सटर्नली जो भी चेंजेस होंगी वो आपके कंट्रोल में नहीं है, बट जो इंटरनल कॉन्सिक्वेंसेस उस चेंज की बदौलत आएगी आप में, उसे कंप्लीटली इस तरीके से हैंडल करेंगे आप कि आपका जो इनर एनवायरनमेंट है वो बिल्कुल अनअफेक्टेड रहे। आप बिल्कुल अंदर से सेम तरीके से खुश रहें, ये इंश्योर करना आपकी जिम्मेदारी है, राइट। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहीं ना कहीं इस होम्योस्टेसिस को मेंटेन करता है। बाहर कोई भी चेंज हो जाए, सेल के अंदर का एनवायरनमेंट कांस्टेंट रहेगा। आई थिंक ये दोनों लाइंस, या कह लीजिए ये दोनों टर्म्स आपको क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट आती है सेल सिग्नलिंग। इट एक्ट्स एज अ प्लेटफॉर्म फॉर रिसेप्टर्स टू रिसीव केमिकल सिग्नल फ्रॉम अदर सेल्स। अब देखिए, हमारी बॉडी में हमने पढ़ा ट्रिलियंस ऑफ सेल्स आते हैं। अब एक सेल अकेले काम करता है, बात तो समझ आती है, ठीक है। उसके साथ वाले सेल के साथ जब तक वो इंटरैक्ट नहीं करेगा, तो भला पूरी बॉडी कैसे फंक्शन करेगी? कोऑर्डिनेशन की तो सख्त जरूरत है ना। तो इसलिए क्या होता है, हमें चाहिए होती है सेल
सिग्नलिंग की, यानी सेल एक दूसरे से बात करेंगे, एक दूसरे को सिग्नल्स देंगे कि ये आ रहा है, ये डेंजर है, ये चीज अच्छी है, ये तुम एब्जॉर्ब कर लो, इसे तुम अपने साथ ले लो। ये सारी चीजें कैसे होगी? सेल सिग्नलिंग के थ्रू होगी। कुछ एक रिसेप्टर है, कोई पर्टिकुलर केमिकल आ रहा है, उसे कैसे सेल समझेगा कि अब मुझे कैसे काम करना है। तो वो क्या है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है हमारा, वो एक प्लेटफॉर्म की तरह काम करता है। उसमें ना रिसेप्टर्स लगे होते हैं। रिसेप्टर्स इन द सेंस वो जो चीजों को रिसीव करें। रिसीव क्या रिसीव करेंगे? वो रिसीव करेंगे सिग्नल्स। ठीक है। केमिकल सिग्नल्स जो हमारी बॉडी सिक्रीट कर रही है, जो दूसरे सेल से हमें आ रहे हैं, ये सारी चीजों को भी एक्सेप्ट करने के लिए और सेल के अंदर उन चीजों के अकॉर्डिंग, उस सिग्नल के अकॉर्डिंग, उस इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग काम करने के लिए हमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन एज अ प्लेटफॉर्म हेल्प करता है, क्योंकि उसी में रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। आई होप दिस मच इज क्लियर। ओके, सो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तीन बहुत इंपॉर्टेंट बातें क्या रही? पहली तो हो गई सिलेक्टिव परमिएबिलिटी, दूसरी हो गई होम्योस्टेसिस, और तीसरी हो गई हमारी सेल सिग्नलिंग। ओके, लेट अस मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। नाउ हमने पढ़ लिया ओवरव्यू। अब हम देखने जा रहे हैं इसके आर्किटेक्चर को। आर्किटेक्चर, द फ्लूइड मोजाइक मॉडल। देखिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन ना, एक इससे रिलेटेड बहुत थ्योरीज आई हैं, बहुत सारे ऐसे इसमें थ्योरीज दी गई हैं, ऐसे मॉडल्स बताए गए हैं जो उसके स्ट्रक्चर को डिफाइन करते हैं। बट जो सबसे करेक्ट एंड द मोस्ट प्रोमिनेंट वन इज द फ्लूइड मोजाइक मॉडल। ओके, द फ्लूइड मोजाइक मॉडल ऑफ अ सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सो इन 1972 में सिंगर और निकलसन ने एक मॉडल दिया, जिसे हम फ्लूइड मोजाइक मॉडल कहते हैं। ठीक है। अब इसे आप ऐसे इमेजिन कीजिए, इस डायग्राम में जाने से पहले आप ये इमेजिन करिए कि ये एक ऑयली समुंदर है। ओके, जैसे पानी होता है समुंदर में, आप इमेजिन कीजिए यहाँ ऑयली ऑयल है। ठीक है। और इस समुंदर में ना, ये जो आपको देख सकते हैं आप यहाँ जो छोटे छोटे आपको येलो कलर के ये जो स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं, इन्हें हमने कहा है प्रोटीन। और इन्हें आप समझ लीजिए प्रोटीन के गोले, या तो आइसबर्ग। ओके, तो ये प्रोटीन जो आइसबर्ग है, जिस तरीके से समुंदर में आइसबर्ग तैरते रहते हैं ना, ये प्रोटीन भी इस ऑयली समुंदर में तैरते रहते हैं। ठीक है। अब दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट। फ्लूइड क्यों कहा गया? फ्लूइड इसलिए क्योंकि ये रिजिड नहीं है। हमने अपने एपिसोड नंबर 3 में पढ़ा था ना कि जो यूकारियोट्स होते हैं उनमें जो एनिमल सेल स्पेसिफिकली, ये उनका जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है वो काफी फ्लूइड होता है, वो उन्हें फ्लेक्सिबिलिटी देता है। इसीलिए इनमें रिजिडिटी नहीं होती है, और यहाँ पर ये प्रोटीन्स मूव करते रहते हैं, आपस में इधर उधर जाते रहते हैं इस ऑयली समुंदर में। इसीलिए हम इसे क्या कह रहे हैं? फ्लूइड कह रहे हैं। अब आप कहेंगे मोजाइक क्यों कह रहे हैं? मोजाइक, आपने अपने घरों में फ्लोर की पैटर्न्स देखी है? पहले के टाइम पे मोजाइक फ्लोरिंग होती थी। अभी भी ये कई बार डेकोरेटिव फील देने के लिए हम अपने फ्लोर्स में करवाते हैं, राइट? अब यहाँ पे क्या है ना, मोजाइक का मतलब होता है अलग अलग पैटर्न्स। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हो कि अलग अलग तरह की चीजें इस पूरे ऑयली समुंदर में घूम रही हैं, है ना? अलग अलग मॉलिक्यूल्स है, अलग अलग पैटर्न्स के मॉलिक्यूल्स है। कितना ब्यूटीफुल और कितना इंटरेस्टिंग इंट्रिकेट पैटर्न है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। तो इसीलिए उन्होंने इसे नाम दे दिया फ्लूइड मोजाइक मॉडल। ठीक है। अब ये पूरी बात इतनी सी है बस, कि दिस इज बेसिकली अ वेरी फ्लेक्सिबल लेयर और अ बाउंड्री, जिसमें कई तरह के मॉलिक्यूल्स हैं। कैसे? जैसे यहाँ पर आ गए हमारे पेरिफेरल प्रोटीन्स, जो कि सरफेस के ऊपर है एकदम। पेरिफेरल मतलब आउटर बाउंड्री पर है। कुछ प्रोटीन्स अंदर घुसे हुए हैं, एम्बेडेड हैं कुछ। ठीक है। कुछ ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स हैं। फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ प्रोटीन्स अल्फा हेलिक्स हेलिक्स फॉर्म में भी है इस तरीके से। फिर कुछ ग्लाइकोप्रोटीन्स हैं। फिर हम कुछ चैनल्स देख सकते हैं जिसके थ्रू मॉलिक्यूल्स इन एंड आउट होते हैं। कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल्स आर देयर। और ये जो है हमारे, ये जो दो आप देख सकते हैं, ये पूरा लेयर जहां मेरा ये कर्सर जा रहा है, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। अब इन सारी चीजों में आप एक चीज देख सकते हो। पहली चीज तो कि फ्लूइडिटी मेंटेन है, कि फ्लेक्सिबिलिटी है इसमें। लिपिड्स और प्रोटीन इधर से उधर हो सकते हैं। मोजाइक नेचर क्या है? डाइवर्स पैचवर्क ऑफ फॉस्फोलिपिड,
कोलेस्ट्रॉल, प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट, जैसे मैंने बताया डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं इसमें, और वो सारे इसे एक बहुत ही इंट्रिकेट और डाइवर्स पैटर्न देते हैं. I hope this model is clear to you. ठीक है, this is a basic overview of all of these topics because see, these are themselves very deeper level. Since we are in the basic series only, we are not diving into the advanced series, but this is definitely going to help you to recapitulate everything if you are a advanced level student. Okay, so this is all about the fluid mosaic model. अब चलिए, अब हम देखते हैं कि हमने ये तो समझ लिया कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन की क्या खूबियां हैं, और भाई इसे फ्लूइड मोजाइक मॉडल क्यों कहा निकोलसन एंड सेंगर ने. ठीक है, बट अब हम उसकी मॉलिक्यूलर कंपोजिशन को समझेंगे. मॉलिक्यूलर कंपोजिशन यानी कि ये जो पूरा समुंदर हमने कहा, मोस्ट स्पेसिफिकली मैंने कहा था ऑयली समुंदर. अब ये ऑयली समुंदर है क्या, दिखता कैसे है, इसमें क्या है. ठीक है, ये बना किस चीज से है. इसमें तीन मेन प्लेयर्स आते हैं. ठीक है, तीन मेन प्लेयर्स में सबसे पहली बात हो गई फॉस्फोलिपिड. ठीक, फिर आ जाते हैं हमारे कुछ प्रोटीन्स, फिर आते हैं हमारा कोलेस्ट्रॉल. अब इसमें जो सबसे मेन चीज है वो है फॉस्फोलिपिड. फॉस्फोलिपिड सबसे इंटरेस्टिंग है. इनका जो हेड होता है ना, ये जो गोल सा स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, या ये जो डायग्राम आप देख रहे हैं यहाँ पे, मोर स्पेसिफिकली मैं इसे एक मार्कर से सर्कुलर एक बाउंड्री बना देती हूँ, आप समझ पाए. दिस इज व्हाट, दिस इज द हेड. ये क्या कहलाता है, हेड रीजन. आई एम सो सॉरी, दिस handwriting is little bit awkward but please bear it with. So this is the head portion. ठीक है, अब ये हेड जो है, ये क्या है ना, पानी से बड़ा प्यार है इसे. इसे इतना प्यार है कि हर वक्त पानी में डूबा हुआ रहना चाहता है. तो इसलिए इसे हम कह देते हैं, हेड रीजन को क्या कहते हैं, हाइड्रोफिलिक. हाइड्रोफिलिक यानी कि ये जो हाइड्रोफिलिक सरफेस हम कह रहे हैं ना, ये वाटर लविंग होते हैं. ठीक है, ये वाटर लविंग होते हैं. और ये जो टेल रीजन आप देख रहे हैं इसका, फॉस्फोलिपिड का, दिस इज हाइड्रोफोबिक. क्या है ये, हाइड्रोफोबिक है. और हाइड्रोफोबिक होने का क्या मतलब है, फोबिया. फोबिया सुना है ना आपने, फोबिया, जैसे मुझे क्लॉस्ट्रोफोबिया है, मुझे इसका फोबिया है, उसका फोबिया है. तो व्हाट इज फोबिया, फोबिया इज नथिंग बट दैट इज द फियर, है ना. तो अब ये महाशय जो टेल रीजन है, ये डरते हैं पानी से. ये क्या, ये जो टेल रीजन है, ये डरते हैं पानी से. ये हम फॉस्फोलिपिड की ही बात करें, ये पूरा स्ट्रक्चर क्या है, ये पूरा स्ट्रक्चर है हमारा फॉस्फोलिपिड. ठीक है, तो फॉस्फोलिपिड का जो हेड रीजन है, दैट हेड रीजन इज वाटर लविंग, एंड ये जो टेल रीजन है, दे आर वाटर हेटिंग और दे फियर वाटर. इस वजह से ये कुछ इस तरीके से अरेंज हुए रहते हैं कि ये पानी के संपर्क में ही ना आए. मतलब ये देखिए, जो ये हेड रीजन है ना, ये पानी से कांटेक्ट में रहते हैं. यहाँ पे भी आप देख सकते हो सेल के इंटरसेल्युलर स्पेस में, यहाँ पे ये हेड रीजन इंटरैक्ट कर रहे हैं वाटर से, इनर सेल साइड से. और अंदर में ये टेल रीजन्स है ना, ये अंदर में ये टेल रीजन है. क्यों है, क्योंकि पानी में ना इन्हें ऐसे ओरिएंटेशन अपनी लेनी पड़ती है कि इनका टेल पानी से दूर रहे और हेड पानी के पास. तो हम इसे सिंपली ये कह सकते हैं कि जो उनका हेड रीजन होता है ना, दैट इज हाइड्रोफिलिक एंड पोलर इन नेचर, एंड द हाइड्रोफोबिक नॉन पोलर टेल्स आर देयर. एंड ये किस तरीके से असेंबल होते हैं, एक बाइलेयर बना देते हैं. अब बाइलेयर क्यों, देखिए, अगर आप सपोज कीजिए, इफ यू कंसिडर, ठीक है, अगर आप कंसिडर करते हैं कि ये जो रीजन है, हम तो बस इसी लेयर को लेंगे, ये जो मैं येलो से हाईलाइट कर रही हूँ, हम बस इसी लेयर को मानेंगे, भाई यहाँ कोई डुअल लेयर नहीं है. तो आप एक चीज देखो, यहाँ पे आप ऑब्जर्व करोगे कि अगर हम सिर्फ इस लेयर को मानते, तो ये जो टेल रीजन है ना, ये डायरेक्टली किसके कांटेक्ट में आ जाता, ये टेल रीजन आ जाता इस वाटर के कांटेक्ट में, जो कि बिल्कुल भी फेवरेबल नहीं है. क्योंकि हमने अभी अभी जाना है ना इस बात को कि ये जो टेल रीजन है, ये तो वाटर हेटिंग है, इन्हें पानी पसंद ही नहीं है. तो फिर ये कैसे एक स्टेबल स्ट्रक्चर बनाएगी हमारे सेल के लिए, स्टेबल स्ट्रक्चर नहीं बना सकती. इसीलिए ये क्या करते हैं, ये कर लेते हैं अपने आप को इन अ फॉर्म ऑफ बाइलेयर. अब ये बाइलेयर से क्या फायदा हो जाता है, हाइड देयर टेल फ्रॉम द लिक्विड.
अब ये क्या करते थे, हाइड देयर टेल्स, अपने टेल्स को ये छुपा लेते हैं लिक्विड से, स्पेसिफिकली पानी से, है ना। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई कि सबसे मेन खिलाड़ी यहाँ पे है हमारा फॉस्फोलिपिड, जो कि एक बाइलेयर बना देता है। ठीक है, इस तरीके से एक लाइन इधर से जा रही है और एक लाइन इधर से जा रही है। अब ये दोनों मिलके एक बाइलेयर बनाते हैं। ठीक है, दो लेयर आपस में जुड़े हुए हैं। अब इनके बीच में हमें मिलते हैं फॉस्फोलिपिड्स, जो हैं इनके बीच में क्या मिलते हैं, इनके बीच में मिलते हैं हमें कोलेस्ट्रॉल महाराज। कोलेस्ट्रॉल महाराज का काम क्या है, फ्लूइडिटी बफर। क्या करते हैं ये, फ्लूइडिटी मेंटेन करते हैं। अब आप कहेंगे कैसे फ्लूइडिटी मेंटेन करते हैं, आपने तो कहा था कि ये फ्लूइड ही होते हैं, अभी पता चल जाएगा। इस फ्लूइडिटी बफर से हम कहना चाहते हैं कि वो प्रिवेंट कर रहे हैं मेम्ब्रेन को, किससे, टू सॉलिड या टू लिक्विड बनने में। तो देखिए, फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब ये नहीं है कि आप पूरी तरह से हमेशा फ्लूइड रहे, है ना। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप हर वक्त हर चीज को आने दें, कैसे भी आपको मोड़ा तोड़ा जाए आप मुड़ते रहे, चलते रहे, ऐसा नहीं है। फ्लूइडिटी यहाँ पे इस बात को इंश्योर करने के लिए है कि आप इनफ फ्लेक्सिबल हो अपनी लाइफ को सस्टेन करने के लिए, बट अपनी लिक्विडिटी को इस लेवल पे नहीं लेके जाना है कि कोई भी चीज आके हमें रप्चर करके चली जाए, हमारे अंदर घुस के चेंजेस कर दे। दैट्स वाई ना ही टू सॉलिड ना ही टू लिक्विड। इस चीज को इंश्योर करने के लिए क्या, इस चीज को इंश्योर करने के लिए ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर इस तरीके से डिजाइन होता है। तो अगर मॉलिक्यूलर वे में हम फ्लूइड, जो फ्लूइडिटी को हम बात करें, तो हम ये कह सकते हैं कि जो कोलेस्ट्रॉल है वो हेल्प करता है इस फ्लूइडिटी की बफरिंग के लिए, ना ही ज्यादा सख्त होने देता है ना ही ज्यादा फ्लेक्सिबल होने देता है। ठीक है, एक बार दोबारा मैं स्लाइड को बोल देती हूँ। फॉस्फोलिपिड्स होते हैं स्ट्रक्चर में, फॉस्फोलिपिड अपने आप को बाइलेयर स्ट्रक्चर में ओरिएंट करते हैं। क्यों, क्योंकि उनका जो हेड होता है वो हाइड्रोफिलिक होता है, उन्हें पानी पसंद होता है, तो वो पानी के साथ आराम से बातचीत कर लेते हैं। लेकिन दूसरा जो उनका टेल रीजन होता है वो पानी पसंद नहीं करता है, पर अगर वो एक सिंगल स्ट्रक्चर में ओरिएंट होते तो बेचारों को पानी के साथ इंटरेक्ट करना पड़ता, जिससे वो अनस्टेबल हो जाते, तो हमारे सेल का स्ट्रक्चर भी अनस्टेबल होता। इसीलिए उन्होंने क्या किया, अपने आप को बाइलेयर में ओरिएंट किया। ठीक है, जिससे कि ये इंटरनल एक हाइड्रोफोबिक रीजन बन गया, जो पानी से बिल्कुल इंटरेक्ट नहीं करता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा मॉलिक्यूलर कंपोजिशन। अब हम आगे चलते हैं। अब आ जाते हैं हम इस बात पे कि हमने पढ़ लिया कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन इस तरीके का एक स्ट्रक्चर है जो फ्लूइड है, जिसमें फ्लूइडिटी है, जिसमें फ्लेक्सिबिलिटी है। लेकिन इसको थोड़ा हम जोन वाइज पढ़ते हैं। ठीक है, जोन वाइज पढ़ते हैं, और लास्ट के जो 2 या 3 स्लाइड्स में हमने जो भी पढ़ा ना, उस चीज को हम एक बार इसके साथ इनकॉर्पोरेट करेंगे स्लाइड में। देखो, सबसे पहले आप यहाँ पे देखो कि यहाँ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत स्पेसिफिक बात मैं कहूंगी। आई वॉन्ट यू टू पे मोर अटेंशन टू दिस। देखो, ये टेल्स ऑयली है, मैंने आपको क्या कहा था, ये ऑयल का समंदर है। ठीक है, ये सेल के चारों तरफ ना एक ऑयली वॉल बना देती है, हम इसे ऑयली कोर कह रहे हैं। ठीक है, सेल, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का तो मैंने आपको एक सेक्शन दिखाया है। ठीक है, ये तो पूरे सेल को सराउंड करके रह रही है। ठीक, अब ये पूरी तरफ ऑयली बना देती है। अब इमेजिन करो, ये जो ऑयली कोर है, क्या इसके थ्रू पानी या फिर ग्लूकोज, क्या ये इससे आसानी से पार कर पाएगा? हमारे सेल को तो ये सारी चीजें चाहिए, है ना, इसे तो ये सारी चीजें चाहिए, ग्लूकोज चाहिए, पानी चाहिए, और भी कई मॉलिक्यूल्स चाहिए। पर क्या इस ऑयली कोर को ये पार कर पाएंगे? थोड़ा मुश्किल लगता है ना। अब देखो, इस मुश्किल को हल तो करना पड़ेगा, क्योंकि सेल को खाना तो चाहिए, एनर्जी, एनर्जी के लिए या फिर कह लीजिए और भी कोई फंक्शनिंग के लिए उसे इस तरह के मॉलिक्यूल्स तो चाहिए। तो फिर यहाँ हम क्या करते हैं कि कुछ स्पेशल डोर्स बना लेते हैं हम, है ना, जिसके थ्रू ये सारी चीजें अंदर आ सके। बट इन सारी चीजों को समझने के लिए 3 चीजें हैं जो आप ध्यान में रखेंगे। सबसे पहला, हाइड्रोफोबिक कोर। The fatty acid tails create a non-polar interior that repel water and charged particles. अब जैसे कि कुछ चार्ज पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं ग्लूकोज के, इन्हें ना ये पास नहीं होने देता।
ठीक है। ये जो इन्वायरमेंट है ना पूरा, ये एक नॉन पोलर इन्वायरमेंट है, तो फिर ये पोलर मॉलिक्यूल्स को कैसे आने देगा? है ना, नहीं आने देगा। तो क्या है, ये इन्हें आने देता नहीं है, पर सेल को इनकी जरूरत होती है। ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा, अब किनको ये आसानी से आने दे देता है? स्मॉल नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स को, जो छोटे हैं और नॉन पोलर हैं, जैसे कि ऑक्सीजन। इन्हें आने दे देता है आराम से। लेकिन बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स जो पोलर है, ग्लूकोज एंड आयंस, उनको रोक देता है। ये दो पॉइंट्स क्लियर हो गए आपको। अब ये कोर क्योंकि एक बहुत हटीला इंसान है, ठीक है, इससे इन्हें आने देना नहीं है सबको, पर चीजें तो चाहिए, ग्लूकोज भी चाहिए, आयंस भी चाहिए। अब क्या हो जाएगा, अब आएंगे यहाँ पे प्रोटीन्स का काम आएगा। द सेल मस्ट यूज प्रोटीन्स टू मूव स्पेसिफिक ब्लॉक्ड आइटम्स। ब्लॉक्ड आइटम्स मतलब जिनको हमने ब्लॉक कर रखा है कि वो हमारे अंदर नहीं आ सकते। ये आराम से कुछ तो मॉलिक्यूल्स आ जाते हैं, पर ये जो नहीं आ रहे ये भी जरूरी है। अब क्या करेंगे? कुछ नहीं, बस हम क्या यूज करेंगे, स्पेशल डोर्स बनाएंगे प्रोटीन्स का, ताकि वो स्पेसिफिक मॉलिक्यूल्स आराम से अंदर आ सके। आई होप आप अब समझ गए हैं कि क्यों ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन इतना इम्पोर्टेंट है, और क्यों हमने जो भी हमने पीछे पढ़ा उन सारों को इस स्लाइड में इंटर रिलेट किया एक दूसरे के साथ। ठीक है, अब जो नेक्स्ट चीज हम समझेंगे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का काम ही यहाँ पे मेन हम अब पढ़ने वाले हैं। हम पढ़ेंगे कि कैसे ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक बैरियर होने के साथ साथ हमें हेल्प करता है फ्लो करने के लिए, मूव करने के लिए। ठीक है, ट्रैफिक कंट्रोल एक तरह से आप समझ सकते हैं इसको। ठीक है, एक तरह से एक ट्रैफिक कंट्रोल है। जैसे कुछ गाड़ियों को हम पहले छोड़ देते हैं, फिर थोड़ी देर रोक लेते हैं, फिर दूसरी तरफ से गाड़ियों को छोड़ते हैं, कुछ ऐसा ही काम ना प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी करता है। सेल के अंदर चीजें कैसे आती हैं और कैसे जाती हैं, इसके दो तरीके हैं। पहला तो है कि एक बहुत ही मतलब मेहनत वाला रास्ता है, ठीक है, बहुत मेहनत चाहिए, और एक कोई बिना मेहनत के आराम से हो जाता है बस। ठीक है, एक आसान और एक थोड़ा डिफिकल्ट। पर जो भी ये चीजें हैं ना, इनको समझने के लिए सबसे पहले पिछले स्लाइड्स को अच्छे से ध्यान में रखिए, जो भी अब तक हमने पढ़ा है। अब देखिए, मूविंग विद द फ्लो, पैसिव ट्रांसपोर्ट, मैंने कहा आसान तरीका। मुझे पता है आप सब सबसे पहले आसान तरीका ही जानना चाहते हैं ना, मैम कौन सा आसान तरीका है? आसान तरीकों को हम कहते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव मतलब जिसमें कोई एफर्ट ही ना लगाना पड़े आप, है ना। जैसे एक सपोज कीजिए आप साइकिल लेके हिल टॉप पे खड़े हैं और आपको नीचे पहुंचना है। जब आप साइकिल स्टार्ट करते हैं, वहां से बैठ के जब चलाने लगते हैं, क्या आपको सच में बहुत एफर्ट लगानी पड़ेगी? आप हिल टॉप से तुरंत ऐसे आराम से नहीं आ जाएंगे। आ जाएंगे ना, बिल्कुल फ्री है, आपको इतनी एनर्जी नहीं लगने वाली। कई बार तो लगेगी भी नहीं, सीधा धड़ाम से नीचे। बट जोक्स अपार्ट, मैं आपको एनालॉजी दे रही थी समझने के लिए। आई थिंक अब आप समझ गए हैं। तो इसी तरीके से ना पैसिव ट्रांसपोर्ट में यही होता है। कुछ ऐसे ना सिंपल डिफ्यूजन होते हैं इसमें। सिंपल डिफ्यूजन, उसमें क्या होता है कि कुछ ऐसे छोटे गैस मॉलिक्यूल्स हो गए, जैसे कि ऑक्सीजन। अब ये ऑक्सीजन क्या करेगी ना, ये बिना किसी के हेल्प के, ये सीधे अंदर, इसे कोई हेल्प नहीं चाहिए, ये सीधे अंदर घुसी और दूसरी तरफ पहुंच गई, ये गैप से निकल जाती है। पर उसी जगह थोड़ा सा एफर्ट लगा के एक और काम हो रहा होता है, वो है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। फैसिलिटेट क्यों है? अब देखो, कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं भाई जो थोड़े बड़े होते हैं, जैसे कि ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स, ये बड़े हैं। अब ये ऑक्सीजन तो गैप से निकल गए, आपको किसी भी तरीके से लग रहा है ये ग्लूकोज यहाँ से जाएगा? नहीं जाएगा, जा ही नहीं सकता, वो बड़ा है इतना, उस गैप से पार ही नहीं हो सकता। इसीलिए उसे कुछ स्पेशल वीआईपी डोर्स हैं जिसके थ्रू से अंदर आना पड़ता है। अब ये वीआईपी डोर्स क्या है? बेसिकली प्रोटीन चैनल। हमने पिछली स्लाइड में पढ़ा ना कि हमें प्रोटीन्स के डोर बनाने पड़ते हैं, बस ये वही है। और यहीं पे थोड़ी एनर्जी खर्च होती है, ठीक है। तो ये जो एनर्जी खर्च हो रही है और यहाँ जो आसानी से हो रही है, यही इनको डिफरेंट करता है एक दूसरे से। Molecules move from high to low concentration directly through the lipid. अब देखो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट इसमें कैसे एक्शन लेता है। हाई टू लो कंसंट्रेशन, इधर ज्यादा ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स हैं, इधर पे कम है, तो ये ऑब्वियसली यहाँ से यहाँ आएंगी ना।
कम से ज्यादा की तरफ तो कोई इतनी जाता नहीं है। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का मतलब क्या होता है, यहाँ ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन क्या है, हाई है। अब हाई टू लो फ्लो करेगा हमेशा। अब हाई टू लो फ्लो करने के लिए पहली चीज तो ये हो गई कि यहाँ गैप्स मिल जा रहे हैं इसको, तो ये आराम से मूव कर जा रही है। बट फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में क्या होता है, थोड़ा हेल्प चाहिए होता है, या कैरियर प्रोटीन्स चाहिए होते हैं उसे, जो उसे कैरी करे। ये गेट कुछ इस तरीके से खुल रहा है यहाँ पे, इस कैरियर प्रोटीन को निकालने के लिए। जब यहाँ पे ये कैरियर प्रोटीन था ना, तब गेट कुछ ऊपर की साइड ओपन हुआ था, जिससे वहां से प्रोटीन घुसा, फिर इस पूरे मॉलिक्यूल का शेप चेंज हो जाता है, एंड देन कैरियर प्रोटीन बाहर आ जाता है। आई होप दिस मच इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू कि कैसे फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में एक प्रोटीन चैनल और एक कैरियर प्रोटीन कंसंट्रेशन ग्रेडियंट को, है ना, हाई टू लो फ्लो करवाता है। लेकिन ऑलवेज रिमेम्बर कि उसको चाहिए होते हैं कुछ प्रोटीन चैनल्स या फिर कैरियर प्रोटीन्स, ठीक। अब ये प्रोसेस कब तक कंटिन्यू होता है, ये प्रोसेस तब तक कंटिन्यू होता है जब तक इक्विलिब्रियम रीच ना हो जाए। इक्विलिब्रियम रीच करना बहुत जरूरी है फॉर मेंटेनेंस, फॉर स्टेबिलिटी इन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। तो इसीलिए सेल भी इक्विलिब्रियम रीच करना चाहते हैं जहां दोनों तरफ बराबर की कंसंट्रेशन हो। तो पैसिव ट्रांसपोर्ट में, बेसिकली पैसिव ट्रांसपोर्ट को अगर हम देखें तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट क्या होता है, चीजें फ्लो करती है। यहां से यहां जाएगी, हाई टू हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन फ्लो करेंगी चीजें, ठीक है। और इसमें आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात कि आपको किसी भी तरह का कोई एनर्जी या एटीपी खर्च नहीं करना पड़ता है। आप फ्लो के साथ मूव कर रहे हो, यू आर मूविंग विद द फ्लो। जैसे कि नदी जिस डायरेक्शन में बह रही है, बोट भी उसी डायरेक्शन में जा रही है। नाव चलाने वाले व्यक्ति को ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ रही है, ठीक। इतना समझ आ गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हमने आसान रास्ता तो देख लिया, अब हम वो रास्ता देखेंगे जो थोड़ा सा कठिन है, ठीक। इसे हम कहते हैं द पावर पंप, या कह लीजिए द एक्टिव ट्रांसपोर्ट। वो पैसिव क्यों था, क्योंकि कोई मेहनत ही नहीं लग रही थी। ये एक्टिव क्यों है, क्योंकि यहाँ भरपूर मेहनत लगेगी, यहाँ थोड़ा ज्यादा एनर्जी चाहिए। देखिए, जरूरी ही नहीं है कि हर बार ना हर चीज आराम से आ जाए। कई बार कुछ चीजों को जबरदस्ती अंदर लाना पड़ता है। जैसे कुछ आपके बुरे हैबिट्स हैं, उन्हें छोड़ना पड़ता है। लेकिन कुछ बहुत अच्छी हैबिट्स ऐसी हैं जो आप में नहीं है, आपको वो लानी पड़ती है, एंड उसके लिए आपको थोड़ा अपने साथ जबरदस्ती करना पड़ता है ना। तो ऐसा ही कुछ जबरदस्ती हम यहाँ भी करेंगे, बट वो एनर्जी के साथ, ठीक। देखिए, एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या करता है ना, वो चीजों को अंदर लेके आता है, खींचता है, ठीक है, मेहनत करके। यहाँ पर आप साइकिल, हमने पिछले पैसिव ट्रांसपोर्ट में क्या देखा कि साइकिल नीचे अपने आप आ रही है। अब एक्टिव ट्रांसपोर्ट में आपको क्या करना है, ये पहाड़ है, यहाँ पे आप खड़े हो, आपकी साइकिल खड़ी है, आपको इसको चढ़ाना है ऊपर। अब ऊपर चढ़ाना है तो डेफिनेटली बहुत एनर्जी चाहिए, बहुत मेहनत लगेगी। बस तो वही मेहनत हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू करने वाले हैं इधर, ठीक है। इस चीज को समझने के लिए सबसे पहले आप ये समझिए कि एक प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट सिस्टम है ये पूरा, जिसमें ये डायग्राम को ध्यान से देखिए आप, ये एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस है हमारी, और ये हमारा साइटोप्लाज्म है, यानी कि इंट्रासेलुलर स्पेस, ठीक है। देखिए, ये जो पूरा स्ट्रक्चर है ना, इसे एक बार जो बिगिनर्स हैं वो सुनेंगे, समझेंगे, ठीक है। लेकिन जो एडवांस लेवल के स्टूडेंट हैं उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उनके हर एग्जाम में इससे क्वेश्चंस आ सकते हैं। इसके बेसिस पे बहुत सारे फंक्शन आपके बॉडी के आप समझ पाएंगे। इसका बेस्ट एग्जाम्पल हम लेते हैं सोडियम पोटेशियम पंप, जिसे हम कहते हैं Na+K+ATPase पंप, ठीक है। अब ये पंप सेल के लिए एक बैटरी का काम कर रहा होता है। इसमें फंडामेंटली कुछ बातें हैं जो आप ध्यान पे रखिए। ये 3 सोडियम आयंस को बाहर फेंकता है। ये जो आप देख रहे हैं ना यहाँ पे, ये 3 सोडियम आयंस को बाहर फेंकेगा हर बार। हर बार 3 सोडियम आयंस को इसने कलेक्ट किया सेल के यहाँ से और बाहर निकालेगा, ठीक। और जो इसमें 3 सोडियम आयन बाहर फेंके, इसके बदले में ये 2 पोटेशियम आयन को क्या करेगा, अंदर लेके आएगा।
इसी की वजह से ना ये जो पूरा सिस्टम आपने अभी सुना मुझसे कि ये सोडियम 3 सोडियम आयन को बाहर भेजेगा, 2 पोटेशियम आयन को अंदर करेगा, इसी की वजह से हमारा ब्रेन सिग्नल भेज पाता है ना। इसी से तो हमारे बाकी ऑर्गन्स काम करते हैं। अब यहाँ पे एक साइकिल है जिसे मैं एक बार एक्सप्लेन करूंगी, जो बिगिनर्स है, अगेन आई एम सेइंग, बस इतना समझेंगे कि Na+K+ ATPase पंप एक एक्टिव ट्रांसपोर्ट का हिस्सा है जो 3 सोडियम आयंस को बाहर फेंकता है और 2 पोटेशियम आयंस को सेल के अंदर लेके आता है। आप बस इतना समझिए जो बिगिनर लेवल पे है, पर जो एडवांस लेवल में है वो डेफिनेटली इस मैकेनिज्म को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे आप। सबसे पहला स्टेप जो होता है वो है बाइंडिंग ऑफ 3Na+ आयंस। ये देखिए, ये हो गया हमारा वो पंप, ठीक है, ये जो ब्लू कलर में है। अब यहाँ पे क्या हुआ, हमने 3 सोडियम को यहाँ बाइंड कराना है, क्योंकि हमारा क्या लक्ष्य है, व्हाट इज आवर टारगेट नाउ, हमें सोडियम आयंस को बाहर निकालना है। इसीलिए हम क्या करने वाले हैं कि हम यहाँ पे Na+ आयन को बाइंड करेंगे इस पंप के साथ। और इस पूरे प्रोसेस में हमें चाहिए एनर्जी, क्योंकि हमने कहा ये मेहनत वाला रास्ता है, साइकिल को पहाड़ के ऊपर चढ़ाना है, तो एटीपी यूज करेंगे हम। अब इस एटीपी का यूज करके हम फॉस्फोराइलेशन करेंगे, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, ये जो पूरा पंप का शेप है ये चेंज हो जाएगा। चेंज होने को हम क्या कहते हैं, कॉन्फॉर्मेशनल चेंज, यानी कि जो इसका स्ट्रक्चर है ना इसमें चेंजेस आ जाएंगी, ये कुछ ऐसा बन जाएगा जिसकी वजह से हमारा टारगेट पूरा हो जाएगा। ठीक, अब जैसे ही यहाँ पे Na+ ने बाइंड किया, 3 Na+ आयन ने एटीपी का यूज करके फॉस्फोराइलेशन हुआ, और हमने क्या किया, हमने 3Na+ को बाहर निकाल दिया। ठीक, अब ये जो हमने प्रोसेस किया, Na+ को तो बाहर निकाल दिया, लेकिन अब हमारा दूसरा टारगेट क्या है कि हम 2 पोटेशियम आयंस को अंदर लेके आएंगे। अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें, इसके लिए जैसे ही ये पंप ओपन हुआ, ये देखिए ये पंप अभी अंदर की साइड से काम कर रहा था, अब जैसे ही ये पंप यहाँ ओपन होता है, जैसे ही उसने सोडियम को निकाल दिया, 2K+ आयंस आएंगे, है ना, और यहाँ पे अटैच हो जाएंगे, और जो ये फॉस्फेट था अब इधर क्या हो जाएगा, डीफॉस्फोराइलेशन। पहले में क्या हो गया था, पहले में हुआ था हमारा यहाँ पे फॉस्फोराइलेशन इस पोर्शन पे, ठीक है, बट अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, डीफॉस्फोराइलेशन। ये देखिए डीफॉस्फोराइलेशन यहाँ पे हो रहा है। ठीक, अब इस केस में क्या हो गया, बाइंडिंग हो गई, डीफॉस्फोराइलेशन हो गया, लेकिन अब इस पंप ने क्या करना है, इसने इस सोडियम को अंदर पंप इन कर लेना है, ठीक है, और अपने वापस से ओरिजिनल स्टेट में आ जाना है। ये जो पंप को पहले सोडियम से बाइंड किया, इसने सोडियम बाहर निकाले 3Na+ आयन को, उसके बाद इसने कन्फर्मेशनल जो चेंज थी अपनी, उसके अकॉर्डिंग क्या हो गया कि 2 पोटेशियम आयन अटैच हो गए, वो अंदर आ गए, डीफॉस्फोराइलेशन हो गया, और पोटेशियम आयंस आर पम्प्ड इन। तो ये जो पूरा प्रोसेस हुआ ना, इसका मेन एनर्जी कहाँ कंज्यूम हो गई हमारी, यहाँ पे। हमने कहाँ पे एनर्जी लगाई, हमने एनर्जी लगाई है इस जगह पे, ये देखिए यहाँ पे हमने एटीपी का यूज किया ना हमने, तो ये एनर्जी यूज होने वाला प्रोसेस। अब इसका कारण क्या है, ये क्यों चाहिए, हाई K+ इनसाइड, हाई K+ कंसंट्रेशन बढ़ाना है अंदर में, और हाई Na+ रखना है आउटसाइड द सेल। ठीक है, आउटसाइड द सेल हमें क्या रखना है, हाई Na+, और इनसाइड द सेल हमें क्या रखना है, हाई K+। इस पूरे एम को सेटिस्फाई करने के लिए, इसको पूरा करने के लिए, ये जो प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट का सोडियम पोटेशियम पंप है, ये पूरा इसी काम को करने के लिए लगा रहता है। दिस इज द एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो सोडियम पोटेशियम पंप से हमने समझा। आई होप this one is clear for both the level of students. If there is any further queries, you can obviously write them down in the comments. But before that, let us move to something which will help you more to understand this. As I told you,
कि I'll make your biology basics very easy, right? And fun to learn. इसीलिए हम एक 3-2-1 रूल करेंगे। अब ये 3-2-1 रूल क्या है? 3-2-1 रूल ऐसा है कि एक शॉर्टकट मेथड है जो एग्जाम में अगर आप कंफ्यूज होते हैं ना तो आपको हेल्प करेगा, ठीक है? वो कंफ्यूज होने देगा नहीं। तो इसे आप इस तरीके से समझिए, हम 3-2-1 बोलेंगे और हम एक्शन ले लेंगे तुरंत। कैसे? सोडियम आयंस आउट, 3 सोडियम आयंस आउट। यहाँ पे देखिए पहला स्टेप क्या होगा, सोडियम आयंस आर आउट, और वो भी कितने? 3, ठीक है? 3 सोडियम आयंस आर आउट, 3, ये देखिए मैं यहाँ लिख भी रही हूँ 3, फाइन। अब फिर हमें पता है कि सोडियम आयन जैसे बाहर जाते हैं, क्या जाते हैं? 2 पोटेशियम आयंस आर इन। यहाँ पे कितने पोटेशियम आयंस आए? 2, ठीक। और इस पूरे चीज को करने के लिए हमें कितने मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी लगे? 1 एटीपी मॉलिक्यूल इज स्पेंट, ठीक है? तो हमने कैसे समझा? पहला स्टेप क्या हो जाएगा हमारा? 3 सोडियम आयन बाहर, 2 पोटेशियम आयन अंदर, और 1 एटीपी ऑफ मॉलिक्यूल। हो गया ना 3-2-1 एक्शन। पंप ने पूरा काम कर दिया, एक्शन कंप्लीट हो गया। सिंपल सा फॉर्मूला याद रखो सोडियम पोटेशियम पंप के लिए, 3-2-1 रूल, ठीक है? ये हो गया हमारा एक क्विक टिप, ठीक। अब हमने क्विक टिप ले लिया, फॉर्मूला याद कर लिया, पैसिव ट्रांसपोर्ट एक्टिव ट्रांसपोर्ट समझ लिया, बट इसके डिफरेंस को और समराइज्ड वे में समझाने के लिए इस पूरे स्लाइड का आई वुड वांट यू ऑल टू टेक अ स्क्रीनशॉट, टेक एन एस इन शॉर्ट फॉर्म, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसमें हम कंपेयर कर रहे हैं बेसिकली पैसिव ट्रांसपोर्ट और एक्टिव ट्रांसपोर्ट को। एक बार क्विकली मैं आपको दोबारा बता देती हूँ। सबसे पहला फीचर हम देखते हैं एनर्जी। पैसिव ट्रांसपोर्ट में कोई एनर्जी की नीड नहीं होती है, बट एक्टिव ट्रांसपोर्ट में मैंडेटरी है। डायरेक्शन क्या होता है हमारा? हमने क्या पढ़ा था पैसिव ट्रांसपोर्ट में? हाई टू लो, डाउन हिल पढ़ी थी ना हमने, पहाड़ से आपको नीचे आना है तो हाई टू लो। बट एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या हो गया? लो टू हाई, जो कि अपहिल है, यानी कि पहाड़ के ऊपर चढ़ना है, मतलब नदी की तरफ नहीं बहना है, नदी के ऑपोजिट डायरेक्शन में जाना है। तो ऑब्वियसली एनर्जी भी लगेगी और अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट भी होगा। नेक्स्ट क्या आ जाती है हमारी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट। देखिए पैसिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है कि हमने पढ़ा था कि जो सिंपल डिफ्यूजन होती है उसमें तो प्रोटीन्स नहीं चाहिए होते हैं, बट जो हमारे फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन होते हैं ना उसमें हमें प्रोटीन की जरूरत पड़ती है, क्योंकि वो क्या बनाते हैं? प्रोटीन चैनल्स, और साथ ही साथ कैरियर प्रोटीन्स भी बनते हैं। एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट में प्रोटीन की ऑलवेज जरूरत पड़ती है, क्योंकि हम पंप के थ्रू यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन करते हैं। एग्जाम्पल्स में हमने पैसिव ट्रांसपोर्ट में क्या देखा? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल्स। बट देन एक्टिव ट्रांसपोर्ट में हमने क्या देखा? ग्लूकोज, सोडियम, पोटेशियम। सो दिस इज बेसिकली द कंपैरिजन, एंड ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है। 3-2-1 रूल भी आप लिख लीजिए, कंपैरिजन टेबल भी लीजिए। अब हम ना एक चीज और समझेंगे थोड़ा सा कि एटीपी यूज कैसे होता है ना, किस लेवल पे होता है। तो देखिए एक सिंपल सी बात, एटीपी कंजम्पशन बाय डिफरेंट सेल टाइप, ये एक रफ एक चार्ट मैंने दिया है ताकि आप समझ सके कि एक्चुअली कौन सबसे ज्यादा एटीपी यूज कर रहा है। तो हाईएस्ट कौन सा? ये है ना हमारे न्यूरॉन्स है, जो 75% एनर्जी ना, जो ये सोडियम पोटेशियम पंप हमने पढ़ा ना, ये पूरा का पूरा सिर्फ हमारे ब्रेन को चलाने में यूज हो जाता है। सोचिए हमारा ब्रेन चलते वक्त कितना हमें एटीपी कंजम्पशन करना पड़ता है, कितनी ज्यादा एनर्जी लगती है। इसीलिए कभी कभी आपने देखा होगा ना, पढ़ाई के बाद बहुत ज्यादा भूख लगती है, क्योंकि ब्रेन इतना एनर्जी ले रहा है आपसे, ठीक है? उसके बाद किडनी सेल्स आ जाते हैं हमारे, जो 65% यूज करते हैं एक्सक्रीशन में, है ना, इसमें भी। और फिर हमारे मसल सेल्स आ जाते हैं जो 30% यूज कर लेते हैं, और हमारे जो स्किन सेल्स हैं वो बेचारे 10% पे रुके हुए होते हैं। तो सबसे ज्यादा यूज कौन करते हैं? न्यूरॉन्स, ठीक है, अराउंड 75% ऑफ इट। आई थिंक ये सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी, एंड इट इज अ क्वाइट इजी टॉपिक। हाँ, थोड़ा सोडियम पोटेशियम पंप इनिशियली बिगिनर्स को टफ लग सकता है, बट आई हैव ट्राइड माय लेवल बेस्ट टू रिड्यूस इट टू द मोस्ट सिंपलेस्ट फॉर्म, ओके? एंड इस 3-2-1 फॉर्मूले से तो काफी इजी हो जाएगा। तो आई थिंक these are the three big
की टेक अवेज जो आपको ध्यान में रखने चाहिए कि पहला तो कि मेम्ब्रेन क्या है, फ्लूइड मोजाइक मॉडल डायनामिक है, मूविंग फैब्रिक की तरह है जिसमें लिपिड्स और प्रोटीन्स हैं, ठीक। स्ट्रक्चर और फंक्शन इसका क्या है कि ये तो एक ऑयली हाइड्रोफोबिक कोर है और इसी वजह से ना इसमें स्पेशल ट्रांसपोर्ट डोर की जरूरत पड़ती है, जो कि कौन करते हैं हमारे, जो कौन काम करते हैं स्पेशल ट्रांसपोर्ट डोर कौन हो जाते हैं हमारे, ये प्रोटीन्स हो जाते हैं, ये हमारे पंप्स हो जाते हैं, ठीक है। ट्रांसपोर्ट इज लाइफ, अच्छा ट्रांसपोर्ट इज लाइफ। पैसिव ट्रांसपोर्ट अलाउज फिजिक्स बट एक्टिव ट्रांसपोर्ट इज द बैटरी दैट पावर्स द सेल। यस, देखिए फिजिक्स का क्या है, हाई कंसेंट्रेशन टू लो कंसेंट्रेशन चीजें फ्लो करेंगी, ये पैसिव ट्रांसपोर्ट में हो जाता है। बट एक्टिव में हमें एक्चुअली बैटरी की तरह काम करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अल्टीमेटली हम सेल का पावर यूज कर रहे होते हैं, है ना। तो ये सारी की सारी बातें इन पूरे सारी स्लाइड्स का क्रक्स है जो मैं आपको समझाना चाहती थी। आई होप चीजें आपको क्लियर हुई होंगी। अगर आपको किसी भी तरह का कोई भी डाउट है या किसी भी तरह की कोई क्वेश्चन है, यू कैन पुट देम इन द कमेंट सेक्शन बिलो। ऑल्सो यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, जहाँ पे मैं फ्लैश कार्ड के रूप में, इंस्टा पोस्ट के रूप में ये छोटे छोटे नोट्स या टिप्स एंड ट्रिक्स आपको देते रहती हूँ। वहां पे आप सर्च कर सकते हैं बायो फाउंड्री विद प्रज्ञा करके, एंड यू कैन फॉलो मी देयर ऑल्सो फॉर मेनी सच अपडेट्स। एंड डेफिनेटली डोंट forget to give your suggestions. And this was all about the plasma membrane, the gatekeeper. And all the best for your exams. If there is anything coming up, you can definitely let me know you want more. What else you want from me, as I will definitely try to help you out is Biobasic series ke through. So that's all for today. Keep enjoying, keep studying, and stay healthy. We'll meet soon with another new episode of Biobasic series. Till then, keep studying, keep building. So thank you.